वेलकम बैक। आज हम क्लास 11th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज़ एसपी का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर अप करने हैं। सो फर्स्ट इज़ इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सब टॉपिक्स हैं जो हमें देखने हैं, दैट इज़ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। Next is meaning, definition and features of joint stock company, then types of companies। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें चैप्टर 2 दैट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी में कवर अप करने हैं। ऑलराइट, सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है सबसे पहले। इंट्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन 1760। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट इज़ इंडस्ट्रियल चेंज जो है पूरा का पूरा वो कब हुआ था? 1760 में हुआ था इंग्लैंड में। बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रोडक्शन वॉज डन मैन्युअली यूजिंग लोकल रिसोर्सेज। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट इज़ इंडस्ट्रीज़ में जितने चेंजेस आए हैं उसके पहले प्रोडक्शन जो होता था दैट इज़ सामान जो भी बनाते थे हम वो यूजुअली घर पर बनाते थे, मैन्युअली हाथों से बनाते थे और लोकल रिसोर्सेज यूज़ करके, दैट इज़ आसपास जो भी रिसोर्सेज मिलते थे वही यूज़ करके हम प्रोड्यूस करते थे, कोई भी सामान उसका प्रोडक्शन करते थे। लिमिटेड कैपिटल वॉज नीडेड एंड ऑफन प्रोडक्शन वॉज डन एट होम। तो कैपिटल दैट इज़ पैसे भी पहले कम रिक्वायर्ड थे, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं था, बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत नहीं थी प्रोडक्शन करने के लिए, और मोस्टली जो प्रोडक्शन था सामान का मैन्युफैक्चरिंग जो था वो घर पर ही किया जाता था। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट रेडिकल चेंज इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ, इंडस्ट्री में पूरा चेंज जब आया तो बहुत ज़्यादा चेंज था वो, जिसकी वजह से इंडस्ट्री और कॉमर्स के फील्ड में काफ़ी बड़ा चेंज आया है। प्रोडक्शन वॉज नाउ ऑन अ लार्ज स्केल विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड दैट टू इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड्स। तो प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्केल पे होने लगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे सेल प्रोडक्शन होने लगा, वो भी विद द हेल्प ऑफ मशीन्स का यूज़ करके हम प्रोडक्शन करने लगे। पहले प्रोडक्शन हाथों से होता था घर पर, अब मशीन से प्रोडक्शन होने लगा काफ़ी लार्ज स्केल पे, और वो भी जितना डिमांड था उसके हिसाब से प्रोडक्शन भी होने लगा था। लोकल मार्केट्स टर्न इनटू रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। तो लोकल मार्केट्स जो थे, पहले जो लोग थे वो सामान बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे तो अपने आसपास के एरिया में ही सिर्फ सेल करते थे, बट अब जो लोकल मार्केट था वो रीजनल मार्केट में कन्वर्ट हो गया है। देन रीजनल मार्केट जो था वो नेशनल मार्केट में टर्न हुआ और इंटरनेशनल मार्केट में टर्न हुआ। दैट इज़ नाउ आज हमारी जो पूरी की पूरी वर्ल्ड है वो एक मार्केट है। हम पूरे वर्ल्ड से क्या करते हैं, बाय सेल करते हैं, सेलिंग एंड परचेजिंग करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड जो है आज वो जो कैरी करते हैं। रिवॉल्यूशन in transport and other commercial activities were the major effects of industrial revolution। तो जो चेंज आया था ट्रांसपोर्ट में और बाकी सारे एक्टिविटीज़ में उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे। टू मीट द न्यू चैलेंजेस ऑफ बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे बिजनेस में, वो चैलेंजेस को फेस करने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो इवॉल्व हुआ सो दैट जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं बिजनेस में, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको फेस कर सके। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी सारे प्रॉब्लम्स को, सारे चैलेंजेस को फेस करने में यूज़फुल है। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का क्या इवैल्यूएशन है वो देख लेते हैं। In view of above given developments, the sole trading concern, joint Hindu family business and partnership firm proved inadequate to face the challenges posed by changing needs of commerce and industry। तो हमने इंट्रोडक्शन देखा, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप फर्म, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग टाइप्स हैं जो कि इनएडुकेट प्रूव हुए, दैट इज़ ये सक्सेसफुल नहीं प्रूव हुए हैं चैलेंजेस को फेस करने में। कहीं ना कहीं इन सारे बिजनेस फर्म्स में, सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो या पार्टनरशिप फर्म हो, इनमें कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक्स थी, कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से जो चैलेंजेस आ रहे थे बिजनेस में, दैट इज़ कॉमर्स और इंडस्ट्री में जो भी चैलेंजेस थे उसको फेस करने में ये सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो थे वो कहीं ना कहीं पीछे पड़ रहे थे, उनमें कमियां आ रही थी। Thus,
a new form of business organization, namely the joint stock company emerged. तो इसके लिए ये सारे के सारे जो challenges थे उसको face करने के लिए business organization में एक new company जो थी वो emerge हुई joint stock company करके. Alright, तो joint stock company जो है वो सारे के सारे business organization में एक new evaluation करके आई है जो कि सारे challenges को face करने में appropriate है, capable है. नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर डिस्कस बिलो. तो यहाँ पे एक चार्ट गिवन है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. तो चार्ट देख लेते हैं क्या है. फर्स्ट है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, देन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो हम इस चैप्टर में एक एक करके स्टडी करेंगे. देख लेते हैं क्या है. तो सबसे पहले सोल ट्रेडिंग कंसर्न. तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या है वो देख लेते हैं पहले. तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये एक टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस कंसर्न है जो कि सिर्फ एक ही इंडिविजुअल, एक ही पर्सन ऐसे टाइप के बिजनेस को चलाता है. ओन, मैनेज और कंट्रोल सिर्फ एक ही इंडिविजुअल करता है. पैसे भी वही लेके आता है, बिजनेस को चलाता भी वही है. और अगर बिजनेस चला है तो सोल ट्रेडर उसको होना पड़ेगा, और सोल ट्रेडर अगर नहीं होगा तो बिजनेस भी नहीं चलेगा. देख लेते हैं क्या है सोल ट्रेडिंग कंसर्न. अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है, टाइप है. इट इज़ ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन. तो एक ही पर्सन है जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न इस टाइप का बिजनेस जो है वो चलाता है. दैट इज़ ओनर, मैनेजर और कंट्रोलर एक ही पर्सन होगा. अलग अलग पर्सन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होते इस टाइप के बिजनेस में. ओनली वन इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू ओन, कंट्रोल एंड मैनेज दिस टाइप ऑफ बिजनेस, दैट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न. इट इज़ कॉल्ड एज वन मैन बिजनेस, क्योंकि एक ही इंडिविजुअल होता है, एक ही पर्सन होता है पूरे बिजनेस को चलाने के लिए. इसीलिए इस टाइप के बिजनेस को हम वन मैन बिजनेस भी बोलते हैं. अ पर्सन हु कंडक्ट्स द बिजनेस इज कॉल्ड सोल ट्रेडर. तो ऐसा पर्सन जो इस टाइप के बिजनेस को चलाता है, कंडक्ट करता है उस टाइप के बिजनेस को, वैसे पर्सन को हम बोलते हैं सोल ट्रेडर. तो सोल ट्रेडर जो है वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न पूरे के पूरे बिजनेस को चलाता है. फीचर्स देख लेते हैं क्या है. So first is there is no separate law or act governing sole trading concern, but it has to follow all the laws of land. तो कोई एक अलग से कानून नहीं बना है, कोई गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है अलग से सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए, क्योंकि बिजनेस अगर हम चलाते हैं तो रूल्स है, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं. बट क्योंकि सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक छोटा सा फॉर्म है बिजनेस का, तो इसके लिए अलग से कोई लॉ, अलग से कोई रूल नहीं बनाया गया है. बट जो भी लॉ लैंड से रिलेटेड है, दैट इज़ लॉ ऑफ लैंड, वो सारा लॉ सोल ट्रेडिंग कंसर्न को फॉलो करना पड़ेगा. बाकी कोई अलग से लॉ या फिर रूल नहीं बनाया गया है. नेक्स्ट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न हैज़ ओनली वन ओनर. तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सिर्फ एक ही ओनर होता है, एक ही इंडिविजुअल होता है जो पूरे के पूरे बिजनेस को चलाता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है. कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सोल ट्रेडर इज़ वेरी स्मॉल. तो एक ही बंदा है, एक ही इंडिविजुअल है जो पूरे बिजनेस को चला रहा है, तो ऑब्वियसली वो अकेला ही रहेगा जो पैसे लेकर आएगा और बिजनेस में लगाएगा. तो अकेला इंसान बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकता. इसके लिए जो कैपिटल है, जो फंड्स लगाता है, वो बिजनेस में काफ़ी स्मॉल अमाउंट का होता है. नेक्स्ट इज देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज देयर इज़ सिंगल ओनर. तो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई डिवीजन नहीं होता. दैट इज़ एक ही ओनर है तो उसको कहीं पे भी अपना प्रॉफिट या लॉस किसी के साथ में शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बांटने की ज़रूरत नहीं है. अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी अकेला ही इंजॉय करेगा, और लॉस होगा तो वो अकेला ही उसको सफ़र करेगा. नेक्स्ट इज़ ऑल डिसीजंस ऑफ बिजनेस आर टेकन बाय सोल ट्रेडर. तो सोल ट्रेडर एक अकेला इंडिविजुअल है पूरे बिजनेस को चलाने वाला. तो जो भी फैसले लेने हैं, जो भी डिसीजंस लेना है, उसको अकेले लेना है, वो किसी और से कंसल्ट करके अपने बिजनेस का डिसीजंस नहीं लेगा. नेक्स्ट इज द प्रोप्राइटर, दैट इज सोल ट्रेडर कैन एंश्योर मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी. सो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी होती है, क्योंकि अकेला इंडिविजुअल है तो वो अपने बिजनेस के जो प्लान्स हैं, प्रॉफिट है, लॉस हो रहा है, अगर उसने किसी से लोन लिया है तो ये सारी चीज़ें वो किसी और को बताएगा नहीं. अपने बिजनेस के जो भी सीक्रेट्स हैं वो अपने तक रखेगा, किसी और को नहीं बताएगा. इसके लिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो है, ऐसे टाइप के बिजनेस में सबसे ज़्यादा बिजनेस सीक्रेसी मेंटेन की जाती है. नेक्स्ट इज द लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज़ अनलिमिटेड. तो जो लाइबिलिटी होती है सोल ट्रेडर की वो अनलिमिटेड होती है. दैट इज़ अगर सोल ट्रेडर ने बिज़नेस के लिए कोई लोन लिया है, कहीं से बिज़नेस को चलाने के लिए पैसे लिए हैं किसी से लोन पे, तो अगर लोन पूरा करने के लिए, पे ऑफ करने के लिए
अगर वो इनकैपेबल है, दैट इज़ अगर वो पूरा नहीं कर पाता लोन, तो बिज़नेस की प्रॉपर्टी तो यूज़ की जाएगी, बेची जाएगी लोन को भरने के लिए। और फिर भी अगर लोन पूरा पे ऑफ नहीं होता, चुका के नहीं होता भर कर, तो सोल ट्रेडर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ की जाएगी। मे भी हो सकता है उसका घर, उसकी ज्वेलरी, वो यूज़ करके हम लोन का पेमेंट करेंगे। तो लाइबिलिटी जो होती है सोल ट्रेडर की वो अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट इज द बिजनेस डज नॉट एंजॉय अ सेपरेट लीगल स्टेटस। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये एक ऐसे टाइप का बिजनेस है जिसमें सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता है। दैट इज बिजनेस और जो ओनर है, सोल ट्रेडर है, वो दोनों एक ही हैं, उनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। अगर बिजनेस चलाना होगा तो ओनर दैट इज सोल ट्रेडर को होना ही पड़ेगा। अगर सोल ट्रेडर की सपोज डेथ हो जाती है तो बिजनेस अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। बिजनेस की पहचान ही उसके ओनर से है, सोल ट्रेडर से है। ऑलराइट, तो इस टाइप के बिजनेस में अलग से कोई लीगल स्टेटस नहीं होता, सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता। नेक्स्ट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशंस। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो है वो लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशंस के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ऑब्वियस है कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक छोटा सा टाइप का बिजनेस है जहाँ पे एक ही इंडिविजुअल पूरे की पूरे बिजनेस को चलाता है, पैसे लेके आता है, पूरे बिजनेस को मैनेज वही करता है, सारा काम बिजनेस का वो कर रहा है। तो ऑब्वियस है कि पूरे बड़े स्केल पे ये टाइप का बिजनेस जो है वो हम कैरी नहीं कर सकते, कंडक्ट नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न है जो हमारे एरिया में आसपास जो दुकानें होती हैं, शॉप्स होते हैं, दैट इज़ ग्रोसरी शॉप हो गए, किराने वाले किराना जो शॉप्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न का। ऑलराइट, सो आई होप आपको सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो है ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है वो देख लेते हैं। When a Hindu undivided family conducts business inherited by it as per Hindu law, it is called as joint Hindu family business. तो अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, दैट इज़ इंडिया में ही ऐसी टाइप का बिजनेस हम देख सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया इस टाइप का बिजनेस हम नहीं देखेंगे, बिकॉज जॉइंट फैमिली ये जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में है। तो इंडिया में कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दैट इज़ जॉइंट फैमिली जो है, अगर उन्हें बिज़नेस चलाना है, अपना खुद का बिज़नेस कंडक्ट करना है, ऑपरेट करना है, तो वो अपना खुद का बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकती है, चालू कर सकती है एज़ पर हिंदू लॉ। तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी जॉइंट फैमिली जो है इंडिया में वो अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकती है। इट एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया, और इस टाइप का जो बिज़नेस है वो इंडिया में ही होता है। इंडिया के बाहर हमें जॉइंट हिंदू फैमिली टाइप का बिज़नेस देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो बिज़नेस है वो इनहेरिएट जो है वो लॉ के अप्रोप्रिएट होता है, दैट इज़ हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस जो है वो चलाया जा सकता है। इट इज़ कंसर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसका जो रूल्स है, रेगुलेशन है, गवर्न है, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट इज फीचर्स। तो फीचर्स क्या हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के देख लेते हैं। फर्स्ट इज membership in the joint Hindu family business is by birth only. Every child born in the family becomes a member. तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मतलब एक फैमिली है, तो फैमिली पूरी की पूरी मिल के बिजनेस अगर चलाती है तो मेंबर्स जो होते हैं वो फैमिली के जितने मेंबर्स हैं ऑटोमेटिकली वो बिज़नेस के भी मेंबर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेंबरशिप कैसे होती है, ऑटोमेटिकली बाय बर्थ। अगर पूरी फैमिली में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फैमिली का मेंबर हो जाएगा और बिजनेस का भी मेंबर हो जाएगा। तो एवरी चाइल्ड बॉर्न इन द फैमिली बिकम्स अ मेंबर। तो कोई भी चाइल्ड जो है अगर वो बॉर्न होता है, उसका जन्म होता है फैमिली में, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली बिजनेस का भी मेंबर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द हेड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड एज कर्ता। तो जो फैमिली का हेड होता है, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है फैमिली का, उसे हम बोलते हैं कर्ता। कर्ता क्या है, ये एक पोजीशन है जिसका नाम है कर्ता। दैट इज़ पूरे के पूरे बिजनेस का, दैट इज़ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है उसका जो हेड है, जो सीनियर है, वो कर्ता होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अदर मेंबर ऑफ द फैमिली आर कॉल्ड एज को पार्टनर्स। और फैमिली के जो बाकी के मेंबर्स हैं हम उन्हें को पार्टनर्स कहते हैं। तो जो फैमिली का हेड है, सीनियर मोस्ट मेंबर जो है उस वो कर्ता होता है, और जो बाकी के जितने मेंबर्स होते हैं दैट इज़ बाकी के फैमिली मेंबर्स जो बिज़नेस चलाते हैं वो होते हैं को पार्टनर्स। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़
नंबर ऑफ़ मेंबर्स, देयर इज़ नो लिमिट ऑन मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मेंबर्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, अगर कम मेंबर्स होंगे तो भी चलेगा, बहुत ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो भी चलेगा, कोई लिमिट नहीं है मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स में, क्योंकि फैमिली के जितने मेंबर्स हैं वो सारे के सारे बिजनेस के ऑटोमेटिकली मेंबर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट इज ऑल फैमिली मेंबर्स आर इंगेज्ड इन बिजनेस। तो जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो बिजनेस के अंदर इंगेज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फैमिली मेंबर्स जो हैं वो बिज़नेस का पूरा काम जो है वो संभालेंगे, क्योंकि ये जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली में जितने भी मेंबर्स होंगे उनको बिजनेस का काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज़ अनलिमिटेड। तो कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर कर्ता कोई लोन लेगा बिज़नेस को चलाने के लिए, बिज़नेस को रन करने के लिए, तो जो लाइबिलिटी होती है दैट इज़, अगर सपोज़ कर्ता नहीं पे कर सकता है, लोन नहीं पे कर पा रहा है, तो जो बिज़नेस प्रॉपर्टी है वो तो यूज़ होगी, बट कर्ता की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी यूज़ की जाएगी लोन को रीपे करने के लिए, पे ऑफ करने के लिए। नेक्स्ट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स इज़ अनलिमिटेड। लेकिन यहाँ पे जो को पार्टनर्स है दैट इज़ फैमिली के जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। मतलब अगर बाकी के जो मेंबर्स हैं, को पार्टनर्स ने अगर लोन लिया है बिज़नेस के लिए, तो अगर वो लोन रीपे नहीं कर पाते तो उनके नाम की जितनी प्रॉपर्टी है बिज़नेस में सिर्फ उतना ही यूज़ हो पाएगा लोन को रीपे करने के लिए, और अगर लोन रीपे नहीं हुआ फिर भी तो भी को पार्टनर्स की पर्सनल जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ नहीं की जाएगी लोन को रीपे करने के लिए। तो ये है एडवांटेज, दैट इज़ जो लाइबिलिटी है को पार्टनर्स की वो लिमिटेड है, दैट इज़ कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट इज कर्ता इज़ द मैनेजर, कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ द बिजनेस। तो जो कर्ता होता है सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली को ही हम कर्ता बनाते हैं, और वही पूरे के पूरे फैमिली बिजनेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट इज कर्ता बीइंग द सोल डिसीजन मेकर कैन टेक क्विक डिसीजन। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो पूरे के पूरे डिसीजन लेना का हक होता है वो कर्ता का होता है, उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर उसे कोई फ़ैसला लेना है बिज़नेस का तो वो खुद से फ़ैसला ले सकता है, बिकॉज ही इज़ द सोल डिसीजन मेकर। बाकी जो को पार्टनर्स हैं उनके पास कोई भी अधिकार नहीं होता है बिज़नेस के डिसीजंस को लेने के लिए। तो क्योंकि कर्ता जो है वो अकेला एक डिसीजन मेकर है, तो वो अकेला खुद डिसीजन लेगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्विक डिसीजन ले सकता है, फटाक से कोई भी डिसीजन लेके वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सकता है। नेक्स्ट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द बर्थ एंड डेथ इन द फैमिली। तो जॉइंट हिंदू फैमिली में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि अगर फैमिली में कोई जन्म होता है किसी बच्चे का तो वो ऑटोमेटिकली फैमिली का मेंबर बनेगा और बिजनेस का मेंबर बन जाएगा, मतलब एक मेंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑब्वियस है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा, और अगर सपोज़ किसी फैमिली मेंबर की डेथ होती है तो एक मेंबर कम हो जाएगा फैमिली में से, तो फिर से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई फिक्स अमाउंट नहीं रहता है, रेशियो नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, वो हमेशा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू डिपेंडिंग अपॉन द बर्थ एंड डेथ इन द फैमिली। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये जो पूरा टॉपिक था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का वो पूरा समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने चैप्टर 2 दैट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, देन हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो है वो कवर किया है, एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कवर किया है। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक जो था वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है पार्टनरशिप फर्म वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।